तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में टेलीस्कोप के बारे में और माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लिया था। मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया था, काफ़ी डिटेल थ्योरी बताई थी। इसके बाद अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैंने शीट आपको दे ही रखी है। उस शीट में 3 या 4 सवाल ऐसे हैं जो रिजोल्विंग पावर के हैं, और रिजोल्विंग पावर अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, वो पढ़ाऊंगा मैं डिफ्रैक्शन के बाद। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था कि डिफ्रैक्शन की थ्योरी जब हम समझ लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि क्यों हम रिजोल्विंग पावर पढ़ रहे हैं। और रिजोल्विंग पावर को समझने के लिए डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट का आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हम आगे जब पढ़ लेंगे तो वो बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन जो मैं शीट में आपको बता भी दूंगा कौन कौन से हैं, वो भी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें मैंने आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप तक बता दिया था। मैंने ये कहा था कि इसमें आप टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की जगह आप गैलीलियन टेलीस्कोप भी यूज कर सकते हैं। गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या है कि जो फाइनल इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी, बस अंतर ये आ जाता है कि वहां पे जो हम आई लेंस यूज करते हैं वो एक कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो अब इसमें आप कहो तो मैं थोड़ा सा उसका भी आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि अभी क्लास न्यू स्टार्ट हुई है, तो इसमें बस यही रह गया है। और एक थोड़ा सा मुझे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का भी आइडिया देना होगा, क्योंकि इसमें कुछ अपर्चर बड़ा जब हम करते हैं रिजोल्विंग पावर को बढ़ाने के लिए, तो फिर वहां पे क्रोमेटिक एब्रेशन और दूसरे डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, और उसको कम करने के लिए हम मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो मैं अभी थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए गैलीलियन टेलीस्कोप का भी मैं आइडिया दे ही देता हूँ, थोड़ा सा है गैलीलियन टेलीस्कोप। दो मेन बातें हैं यहाँ ध्यान देने की। एक तो ये कि फाइनल इमेज, फाइनल इमेज formed by it is virtual and erect. Erect. It is similar. It is similar to astronomical telescope. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के जैसा ही होता है, केवल एक डिफरेंस है, यहाँ जो आई लेंस है वो कॉनकेव लेंस होता है। इट इज सिमिलर टू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, but its eye lens is a concave lens. But its eye lens is a concave lens. इसका जो आई लेंस होता है वो एक कॉनकेव लेंस होता है। Its eye lens is a concave lens. ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कैसे। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, और यहां से रेज आ रही है। अगर आप इसको स्केच कर रहे हैं, स्केच करते समय ध्यान रखें कि एक ही तरफ से ड्रॉ करते हुए चलना है। अगर दोनों लेंस पहले आप अगर बना लोगे तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, ये रेज आ रही है यहाँ पे इंफिनिटी से, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी फोकल लेंथ FO, और अब ये रेज आगे जा रही थी तभी, लेकिन यहाँ पे बीच में हमने एक कॉनकेव लेंस इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि इसकी इमेज जो इंटरमीडिएट इमेज बन रही थी वो इंटरमीडिएट इमेज से ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो एक्चुअल में ये जो इमेज यहाँ इसके लिए यहाँ जो बनी है ये इंटरमीडिएट इमेज है, और ये अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसके लिए, क्योंकि एक्चुअल में रे यहाँ पहुंची नहीं, यहाँ पहुंची थी उससे पहले ये क्या करेगा, यहाँ तक आई। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज बन गई। ये इंटरमीडिएट इमेज आप इसको नाम दे सकते हैं,
इंटरमीडिएट वर्चुअल इमेज रियल थी। देखो एक और अंतर क्या है कि इससे पहले जो हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ा, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पढ़ा, उसमें इंटरमीडिएट इमेज रियल थी। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट इमेज है ये वर्चुअल है, ये बात भी गौर करने की। और ये इमेज इस लेंस के लिए क्या काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती है। ये क्या करेगा, इसको फैलाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रेज ये फैलाएगा। और ये जब फैलाएगा तो आगे, क्योंकि इसका तो नेचर ही डाइवर्जिंग होता है, तो ये रे हम अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, तो थोड़ा हाथ से ही स्केच कर रहा हूँ तो बहुत फिगर एकदम और प्रॉपर बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये और ये यहाँ पर इमेज बन जाएगी। और ध्यान रहे ये भी जो इमेज बनेगी फाइनल, ये भी वर्चुअली है, क्योंकि एक्चुअल में तो रे ऐसे जा रही है और आप यहाँ से देख रहे हो, रेज यहाँ जा रही है, यहाँ से देख रहे हो, तो ये पीछे इसकी इमेज नजर आएगी। ये फाइनल इमेज, दिस इज फाइनल इमेज। ठीक है, अब ये जो ट्यूब की जो लेंथ है ये एल, अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो लेंस है ऑब्जेक्टिव और ये हमारा आई लेंस है, तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई वो यहाँ पे बनाई। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी की इमेज कहाँ बना देगा, अपने फोकस पे। ये जो डिस्टेंस है ये एफ ओ है, और उसमें से ये वाला जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये आई लेंस है और ये डिस्टेंस है आपका यूई, तो इतना अगर हम कम कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी ये वाली, तो हम इसको लिखेंगे एफ ओ माइनस, ये ट्यूब लेंथ हो गई एफ ओ माइनस यूई, और ये एफ ओ है। ये इंटरमीडिएट इमेज है फॉर्म बाय दिस, और कैसी है, वर्चुअल। नाउ दिस इमेज सर्व एज एन एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, और ये लेंस इसकी फाइनल इमेज यहाँ बना देगा, इनको फैला देगा। तो दिस इज हाउ वी गेट फाइनल इमेज, दो इट इज वर्चुअल बट इरेक्ट है। फाइनल इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, फाइनल इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये इंटरमीडिएट इमेज वर्चुअल है, यहाँ पे गौर करने की बात। ठीक है, अब सारे फॉर्मूले, यहाँ पे ये आई लेंस है तो क्योंकि कॉनकेव है तो माइनस का एफ ही होगा, तो वही फॉर्मूले जो हमने पीछे पढ़े थे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के, वही फॉर्मूले यहाँ पे भी यूज हो जाएंगे, विद ओनली चेंज एफ ई जो उसमें था उस एफ ई को आप माइनस एफ ई से रिप्लेस कर देंगे। जहां जहां एफ ई था उसको आप माइनस एफ ई से रिप्लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ बजाय फॉर्मूले लिखने के केवल एक लाइन लिखूंगा, ऑल द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर आर सिमिलर, सेम तो नहीं सिमिलर कह रहा हूं इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा चेंज होएगा, आर सिमिलर टू दैट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप with a change of minus Fe, with a change of minus Fe in place of F। यानी उन्हीं फॉर्मूले में जो मैग्नीफाइंग पावर के हमने पढ़े थे उनमें जहां जहां एफ ई आ रहा था उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस एफ ई से। बस फायदा ये होता है कि फाइनल इमेज जो बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। दिस इज गैलीलियन टेलीस्कोप। अब ये इससे हमें थोड़ा फायदा ये हो जाता है कि अब इसमें जो ट्यूब लेंथ है वो कम से काम चल जाएगा और एक एक्स्ट्रा लेंस इसमें लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेंस जो होता है वो कॉस्टली भी होता है और साइज भी नो डाउट बड़ा हो गया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में, तो इससे साइज छोटा हो जाता है।
ठीक है। आप इसको बना लीजिए। थोड़ा सा और इसमें बताता हूँ, चैप्टर खत्म होगा, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब इसमें देखिए आगे, जो टेलीस्कोप में हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है टेलीस्कोप में, वो ये होती है कि उसमें रिजोल्विंग पावर हमें बेहतर मिले, और इसके साथ साथ हमको मैग्नीफाइंग पावर बेटर मिले। रिजोल्विंग पावर को बढ़ाने के लिए हमको डायमीटर बढ़ाना पड़ता है। किसका? ऑब्जेक्टिव का डायमीटर बड़ा चाहिए। तो उसके फायदे थे, मैंने आपको कल बताया भी था कि अगर हम अपर्चर बढ़ाते हैं तो एक तो लाइट भी ज़्यादा कलेक्ट करेगा, दूसरा रिजोल्विंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है। और फोकल लेंथ बढ़ाने से क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी। बट अपर्चर बढ़ाने के साथ एक ड्रॉबैक ये आता है कि डिफेक्ट्स लाइक क्रोमेटिक एब्रेशन ये आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। मार्जिनल रेज भी आएंगी तो स्फेरिकल एब्रेशन भी थोड़ा सा आएगा। तो उसको रिमूव करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, बजाय लेंस इस्तेमाल करने के मिरर इस्तेमाल करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है कैसाग्रेन टेलीस्कोप। ये कैसाग्रेन टेलीस्कोप जो नाम रखा गया है वो इसके इन्वेंटर के नाम पर है, जिसने इसको इन्वेंट किया था। और इसी के कैसाग्रेन टेलीस्कोप इंडिया में जो है एक टेलीस्कोप, जो इंडिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, वो कैसाग्रेन टेलीस्कोप ही है। और वो तमिलनाडु में एक जगह है कावालू, वहां पे लोकेटेड है। इसमें अपर्चर का जो डायमीटर है वो 2.34 मीटर है, 2.34 मीटर। और ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इस पे कैसाग्रेन टेलीस्कोप पे बेस्ड एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दे रखा है। जो मैंने आपको डीपीपी दिया है उसमें भी मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड किया है। ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर सीट ही डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और आज की क्लास को इतना ही सीमित रखेंगे सीट तक। ज़्यादा क्वेश्चंस तो कुछ आपके लिए मैं छोड़ दूंगा, कुछ आप प्रैक्टिस करना, जो ना आए वो पूछ लेना। और अगली क्लास में हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हाइगन की वेव थ्योरी से हम स्टार्ट करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इंटरफ्रेंस, और इंटरफ्रेंस में फिर आगे जाके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है। तो मिनिमम 3 से 4 क्लास तो लग जाती हैं। तो अब देखिए इसमें आप लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, या अभी जो मैंने बोला उसी को आप वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे रिजोल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। अभी रिजोल्विंग पावर मैंने बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने रिजोल्विंग पावर आपको पढ़ाया नहीं। मैं इसको भी अगर चाहता तो फॉर्मूले आपको बता देता, फॉर्मूले बता के खत्म कर देता, लेकिन डिटेल में पढ़ाऊंगा और उन चीज़ों को समझना जरूरी है। तो वहाँ थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। डिफ्रैक्शन की एक क्लास तो डिफ्रैक्शन समझाने में जाती है, उसके बाद एक क्लास इसमें चली जाती है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर को समझने में। ठीक है। तो रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप ये पढ़ाऊंगा, तो आगे थोड़ा सा मैं बस लिखा ही रहा हूँ। और रिजोल्विंग का मतलब होता है उनको रिजोल्व करना, अलग अलग क्लियरली उनको रिजोल्व करना। ठीक है। माइक्रोस्कोप का पर्पज मेनली क्या होता है? चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाता है। टेलीस्कोप क्या करता है? उनको रिजोल्व करता है। जैसे आप मून के सरफेस को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं और मून पे दो बड़ी बड़ी रॉक हैं, बट यहाँ से वो विजिबल नहीं होंगी, तो टेलीस्कोप की हेल्प से जब आप उसको देखोगे तो उनको रॉक्स जो है उनको अलग अलग वो हमें दिखा सकता है। तो अगर अच्छा रिजोल्विंग पावर चाहिए तो हम क्या करेंगे? अपर्चर का डायमीटर बड़ा रखेंगे, और आगे देखेंगे फॉर्मूला कैसे अपर्चर का जो डायमीटर है उस पर रिजोल्विंग पावर डिपेंड करती है। तो रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड्स अपॉन diameter of aperture, diameter of aperture। ठीक है। या हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। तो रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप
depends upon diameter of aperture. Larger is the diameter, larger will be the resolving power. Larger will be the resolving power. Larger is the diameter, larger will be the resolving power. Larger will be the resolving power. But some defects like chromatic aberration, chromatic and spherical aberration. Spherical aberration also arises due to large aperture. लार्ज अपर्चर की वजह से कुछ डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। टू रिमूव दीज डिफेक्ट्स हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसकी जगह मिरर इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव दीज डिफेक्ट्स वी यूज मिरर in telescope in place of lenses. Okay, to remove these defects we use mirror in telescope in place of lenses. Okay, such telescope are called reflecting. अभी तक हमने जो पढ़े थे वो रिफ्रैक्टिंग थे, रिफ्रैक्शन हो रहा था, रेज पार निकल रही, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोलते हैं इनको। और उसी का एक एग्जांपल जो मैं अभी बता रहा था, एग्जांपल ऑफ वन सच टेलीस्कोप, एग्जांपल ऑफ वन सच टेलीस्कोप इज Cassegrain. Cassegrain telescope अब ये जो नाम है ना कैसाग्रेन, ये इसके इन्वेंटर का नाम है जिसने इसको बनाया। और इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप है इंडिया का, वो कैसाग्रेन टेलीस्कोप है, ठीक है, नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर। ये मैं आपको बता रहा हूं इसलिए क्योंकि ये जो भी मैंने लिखाया ये सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये जितना भी यहाँ से लिखा है ना, ये कैसाग्रेन वगैरह एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसी पर बेस्ड है, कैसाग्रेन टेलीस्कोप पर। इसलिए मैंने बता दिया है आपको। वैसे मैंने कहा भी है कि एनसीईआरटी में कहीं आपको खुद से पढ़ने की भले ही जरूरत नहीं है, आप ना भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। मैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करते हुए चलता हूँ जो मुझे लगता है कि जिसमें क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे गए हैं। तो अब जैसे कैसाग्रेन मुझे लगा तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कैसा होता है, क्या कंस्ट्रक्शन है, और इस पे क्वेश्चन शीट में दे भी रखा है, ठीक है, नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट टेलीस्कोप, India's largest telescope is Cassegrain telescope. Is Cassegrain telescope with aperture of diameter 2.34 meter located at कावालूर तमिलनाडु। अब ये तो कोई नहीं पूछेगा, बट ऐसी एक्स्ट्रा जानकारी दे दी है मैंने। लोकेटेड एट कावालूर तमिलनाडु। एंड हाउ इट लुक्स लाइक, कैसा होता है,
वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ यहाँ डायग्राम से। ये सब कुछ एनसीईआरटी से है, तो आप इसको ऐसा सोचा कि हम इसको स्किप कर लेंगे, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, और अभी मैं क्वेश्चन ही आपको दिखाऊंगा। आपने नोट कर लिया होगा ये। तो इस तरह का होता है, देखिए। ये यहाँ एक मिरर लगा है, और एक मिरर यहाँ लगा देते हैं। तो ये ट्यूब है, इस ट्यूब में लाइट एंटर करती है इधर से, जैसे यहाँ से लाइट आएगी ऐसे करके, और यहाँ से लाइट आएगी। बीच में एक मिरर ये भी लगाया हुआ है, हालांकि ये छोटा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो ये काफी बड़ा है, ये कॉनकेव मिरर जो यहाँ लगा है काफी बड़ा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ये लाइट कलेक्ट करेगा। तो एक तो वो जो क्रोमेटिक एब्रेशन आ रहा था, जो कि मीडियम की वजह से आता है, वो खत्म हो गया, क्योंकि लेंस हटा दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस बन गया ना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस बन गया। दूसरा, ये स्फेरिकल एब्रेशन जो आता है, उसको हटाने के लिए इसकी जो शेप है वो पैराबोलॉइड लेंगे। पैराबोलॉइड, अभी ये स्फेरिकल नहीं होगा, पैराबोलॉइड, डिफेक्ट को दूर करने के लिए। तो अब ये एक तो काफी बड़ा बना दिया, जिससे ज्यादा लाइट कलेक्ट कर पाए। ये जो बीच में लेंस आप देख रहे हैं, ये छोटा होता है साइज में। अब यहाँ से लाइट टकरा के इधर आती है, और यहाँ ऐसे आएगी। ठीक है, टकराने के बाद, इस मिरर से टकराने के बाद आगे जब जाएगी, तो यहाँ फिर एक और ट्यूब होती है, और इस ट्यूब में यहाँ लेंस लगा देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ जाके फोकस हो जाएगी, और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन है। वैसे तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, आई से ये रेज यहाँ से कनेक्ट की, ज्यादा लाइट कलेक्ट करेगा, अपर से बढ़ा दिया, रिजोल्विंग पावर बढ़ गई। ठीक है, और ये ऐसे आके यहाँ फोकस हो जाएगी। तो ये जो मिरर है ऑब्जेक्टिव, इसको हमने लेंस को हटा के क्या लगा दिया, इसकी जगह मिरर लगा दिया। यही कैसा ग्रेन टेलीस्कोप है। अगर आप बनाए तो डायग्राम बना सकते। इसके बाद ये तो बात हुई इंडिया का जो लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, और उसका जो अपर्चर का डायमीटर है वो 2.34 है, 2.34 मीटर है। इसमें फिर अगर हम बात करें वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप की ऑन रिकॉर्ड, जो एनसीईआरटी की मैं बात करूं, तो वो यूएसए के पास एक जगह हवाई वहां पे है, और उसके अपर्चर का डायमीटर 10 मीटर है। हालांकि वो कैसा ग्रेन टेलीस्कोप नहीं है, कैसा ग्रेन टेलीस्कोप नहीं है, वो एक पेयर ऑफ केक्स टेलीस्कोप है, जिसका अपर्चर का डायमीटर 10 मीटर है। ये एनसीईआरटी में जो दिया है, लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़े अपर्चर के डायमीटर के टेलीस्कोप आज की डेट में मौजूद है, और उनमें से एक 30 मीटर के लगभग साइज का ऑलरेडी चाइना में है। एक इससे पुराना भी था, उसको डेमोलिश कर दिया गया। ठीक है, अब जो बनाया गया है लेटेस्ट, वो शायद मेरे ख्याल से चाइना में है, और उसका डायमीटर अपर्चर का करीब 30 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये तो खैर जो मैं आपको बता रहा हूँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो वो भी मैं यहाँ लिखा देता हूँ। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप इज अ पेयर ऑफ केक्स टेलीस्कोप। अब डिटेल में तो इसके भी नहीं जाना है, क्योंकि इससे ज्यादा फिर दिया नहीं तो पढ़ना भी नहीं है आपको। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप इज अ पेयर ऑफ केक्स टेलीस्कोप विद aperture diameter of 10 meter located at Hawaii near USA।
ठीक है, तो ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसमें क्वेश्चन एक दे रखा है एनसीईआरटी का, वो शीट में मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ आज अपनी तरफ से इसी में शीट में से, और अभी जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे वो मैं बता देता हूँ फिलहाल, रिजोल्विंग पावर वाले। ठीक है, फिर ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे, तो आप ये नोट कर लो। देखिए इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 यही है कैसाग्रेन टेलीस्कोप के ऊपर। हालांकि इसमें जो डाटा दिया है, जो क्वेश्चन में डाटा दिया है और जो टेक्स्ट में जो डाटा है उसमें थोड़ा डिफर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जो आपको बताया वो एनसीईआरटी से ही बताया ये डाटा। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, एट कवालूर इन इंडिया द एस्ट्रोनॉमर्स यूजिंग अ टेलीस्कोप whose objective has a diameter of 1 meter started using telescope of diameter 2.54 मीटर। यानी पहले जो टेलीस्कोप यूज करते थे उनमें ऑब्जेक्टिव का डायमीटर 1 मीटर था, अब उन्होंने 2.54 मीटर डायमीटर का टेलीस्कोप इस्तेमाल करना शुरू किया। अब नाम तो नहीं बताया लेकिन कावालूर वर्ड आ गया तो आप समझ ही गए होंगे कि कावालूर तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पे जो लोकेटेड है ये कैसाग्रेन टेलीस्कोप है। तो अब इसमें आपको बताना है दिस रिजल्टेड इन, और ऑप्शन दे रखे हैं नीचे कि यानी क्या फायदा हुआ अगर हम 1 मीटर से 2.54, वैसे तो 2.34 है बट आपको उसके डिटेल में उतना नहीं जाना है, जो ऑप्शन है उनको आप पढ़ोगे तो कर लोगे। तो इसका फायदा क्या हुआ ये पूछ रहा है ये। तो इसमें नीचे दिया है दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द रिजोल्विंग पावर बाय 2.54 मीटर फॉर द सेम। ठीक है, इसके बाद द इंक्रीज इन लिमिटिंग एंगल बाय 2.54 टाइम्स फॉर द सेम, और डिक्रीज इन रिजोल्विंग पावर नो इफेक्ट इन लिमिटिंग एंगल। अब देखो यहाँ पे जो लिमिटिंग एंगल है ना, यही आगे मैं पढ़ाऊंगा, रिजोल्विंग लिमिट कहते हैं। रिजोल्विंग लिमिट और रिजोल्विंग पावर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही लिखाया था कि हम डायमीटर को जब बढ़ाते हैं तो उससे क्या फायदा मिलता है हमको, रिजोल्विंग पावर बढ़ जाती है। यही बताया, आज की क्लास की स्टार्टिंग यहीं से हुई कि रिजोल्विंग पावर बढ़ानी हो तो डायमीटर को बढ़ाते हैं। हालांकि ये फॉर्मूला मैं आगे वाले उसमें बताऊंगा, और उस फॉर्मूले में आप देखोगे लेमडा का टर्म भी आएगा, यानी वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो इसमें आ रहा है सेम लेमडा, तो आगे वो देखेंगे फॉर्मूले वगैरह आपने पढ़े भी होंगे, रिजोल्विंग लिमिट और रिजोल्विंग पावर के 1.22 डी लेमडा बाई डी, इस तरह के ऑप्शन उसमें फॉर्मूले वगैरह आपने पढ़े होंगे। तो आगे मैं बताऊंगा रिजोल्विंग लिमिट। अब यहाँ लिमिटिंग एंगल जो कह रहा है ना वो रिजोल्विंग लिमिट को ही कहते हैं, और उसमें वो मिनिमम एंगल है। टेलीस्कोप की रिजोल्विंग लिमिट को एंगल के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं और माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग लिमिट को डिस्टेंस के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, यानी कि रिजोल्विंग लिमिट का मतलब क्या होता है कि 2 पॉइंट हमारी आई पर मिनिमम कितना एंगल सबटेंड करेंगे कि उनको हम अलग अलग देख पाए। 2 पॉइंट, तो मिनिमम कितना एंगल हमारी आई पे सबटेंड करेंगे कि हम उनको अलग अलग देख पाए। ठीक है, ह्यूमन आई में एक हेल्दी आई बिना उसके एडेड के, तो वो 1 मिनट का एंगल अगर सबटेंड होता है हमारी आंखों पे, कोई 2 पॉइंट, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट बने हुए हैं, आपको ये अगर दिख रहा हो ये 2 पॉइंट है और आप यहाँ खड़े हुए, ठीक है। तो अब यहाँ से जब आप इसको देखेंगे ऐसे, तो ये जो एंगल आ रहा है ना, ये 2 पॉइंट है, नाम है ए और बी। तो ये 2 पॉइंट हमारी आई पर जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं ये एंगल थीटा। तो ये मिनिमम एंगल कितना होगा, क्योंकि जितना इनको पास लाओगे एंगल कम होता जाएगा, और जितना पास लाओगे तो इनके मर्ज होने के चांसेस होंगे। यानी हमें ये 2 पॉइंट सेपरेट दिखाई दे रहे हैं कि वन पीस दिखाई दे रहा है या 1 पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये 2 अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो रिजोल्विंग पावर का मतलब यही होता है हमारी आंख या टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप की वो कैपेसिटी, वो क्षमता जिसमें आई जो है इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग देख पाती है। ठीक है, रिजोल्विंग लिमिट मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है इस एंगल की, जिस एंगल के लिए ये 2 पॉइंट हमें अलग अलग दिखाई देंगे, और इस एंगल का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को रिजोल्विंग पावर कहते हैं। तो यहाँ इसने एक वर्ड यूज कर लिया रिजोल्विंग लिमिट की जगह लिमिटिंग एंगल। तो मैंने आपको क्या बताया था, रिजोल्विंग पावर।
तो डायमीटर को बढ़ाने से क्या होता है, रिजोल्विंग पावर बढ़ जाती है उसी प्रोपोर्शन में, क्योंकि रिजोल्विंग पावर अभी के लिए तो इतना ही जान लो कि रिजोल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर की। तो डायमीटर जितना ज्यादा होगा रिजोल्विंग पावर उतना ज्यादा होगी, और लिमिटिंग एंगल का मतलब रिजोल्विंग लिमिट उतना ही कम होगी। ठीक है, तो फर्स्ट और लेमडा अभी क्या है वो फॉर्मूला जब हम पढ़ेंगे तो लेमडा भी मैं वहां पे बताऊंगा पूरा फॉर्मूला, और डिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद चाहता तो मैं यही आपको लिखा देता, फॉर्मूला लिखा के खेल खत्म, क्वेश्चन आप मोस्टली कर ही लेते। लेकिन रिजोल्विंग पावर एग्जैक्टली क्या चीज है ये आपको समझ में नहीं आता, और इसका डिफ्रैक्शन से कोई लिंक है क्या? हाँ है, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें पहला ही आंसर हो जाएगा, आपने पढ़ ही लिया होगा कि अगर हम अपर्चर का डायमीटर 2.54 करते हैं तो इसका जो रिजोल्विंग पावर है वो 2.54 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा। बी वाला इंक्रीज कह रहा है, अगर डिक्रीज कहता तो वो भी सही हो जाता, क्योंकि रिजोल्विंग लिमिट और रिजोल्विंग पावर रेसिप्रोकल होते हैं, और सी वाले में तो डिक्रीज कह रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है, डी तो गलती हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसमें ये 16 वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, 16 वाला, 17 वाला अच्छा है, एआईपीएमटी में आया है। 17 वाला आपने देखा भी होगा क्वेश्चन ये 17 वाला, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन 16 को आप पढ़िए। 16 भी मैंने कहीं से लिया होगा, कहीं ना कहीं से। द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए टेलीस्कोप इज मेड लार्ज सो एज टू, इसको बड़ा हम क्यों रखते हैं, तो सीधे सीधे स्टेट आ गया, इंक्रीज द रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, इंक्रीज द रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ए वाला आंसर इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, बी में है इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। देखो डायमीटर बढ़ाने से मैग्नीफाइंग पावर पे फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीफाइंग पावर पे फर्क पड़ता है जब ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ हम बढ़ाते हैं। तो आपको याद होगा मैग्नीफाइंग पावर का एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था। ठीक है, तो इसको अगर हम बढ़ा देंगे तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो फोकल लेंथ ज्यादा होती है ऑब्जेक्टिव की, टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर लिखा भी दिया है मैंने। और यहाँ पर दूसरा ये है कि अगर जो रिजोल्विंग पावर देखना है तो उसमें डायमीटर देखा जाता है। क्वेश्चन जो 17 है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अभी मैं बताता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन 17 में कह रहा है इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, ये बढ़िया सवाल है। तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर हम बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ती है। टेलीस्कोप का फॉर्मूला तो ये रहा हमारे पास, टेलीस्कोप का फॉर्मूला ये है M/FO/FE। तो क्लियरली कह सकते हैं कि टेलीस्कोप की तो बढ़ेगी। अब अगर ऑप्शन पढ़ो तो वो बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल इंक्रीज। अब बोथ विल में टेलीस्कोप का तो इंक्रीज करेगा कंफर्म है, अभी माइक्रोस्कोप का चेक करना पड़ेगा क्या होता है। फिर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल डिक्रीज, तो ये तो गलती हो जाएगा। फिर सी वाले ऑप्शन में कह रहा है माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट दैट ऑफ टेलीस्कोप विल इंक्रीज, और डी वाले में कह रहा है माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज बट दैट ऑफ टेलीस्कोप विल डिक्रीज। तो टेलीस्कोप की तो इंक्रीज करेगी, यानी इनमें से अगर कोई आंसर हो सकता है तो वो ए या सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। कोई भी एक आंसर अगर हम देखें तो कौन सा हो सकता है, ए या सी में से। तो लेट्स सी क्या होगा इसका आंसर। तो माइक्रोस्कोप का, टेलीस्कोप का तो समझ में आ गया। अब बारी आती है माइक्रोस्कोप की। मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। इसका ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 17 वाला। ठीक है, तो अब देखिए इसमें माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला अगर हम याद करें तो ये था VO UO 1+FE/D। बोलो भाई यही फॉर्मूला था या उल्टा था? मैंने लिखा है, लेकिन मैंने कल आपको वार्न किया था और बताया था कि यहाँ पर VO/U 1+FE/D या D/FE। देखो जब तक ये चीजें याद नहीं होंगी, ये कंफ्यूजन दूर नहीं होंगे, आप क्वेश्चन गलत करते रहेंगे। क्योंकि इसमें ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, इस ब्रैकेट में मैंने बताया था कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में बस अंतर यही है कि यहाँ 1+FE/D आता है एक में, और दूसरे 1+D/FE आता है। तो ये फॉर्मूला आपको क्या लग रहा है, सही है कि गलत है? कल ही बताया था मैंने। गलत है सर। हाँ, ये फॉर्मूला मैंने माइक्रोस्कोप के लिए लिखा है, ध्यान रहे। और माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला है
तो यही होता है या टेलीस्कोप वाला हो गया ये? फिर बताओ। ये चीजें जब तक आप ठीक से क्लीनली नोटिस नहीं करोगे, ये फॉर्मूला था, आपको याद हो इतना जो फॉर्मूला हमने लिखा था, ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था सिंपल माइक्रोस्कोप का, और उसमें फिर ये टर्म आ गया था वीओ अपॉन यू। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फोकल लेंथ बढ़ा दी किसकी? ऑब्जेक्टिव की, एफओ बढ़ाया है। इसमें तो कहीं अभी एफओ आया ही नहीं, इस सीन में है ही नहीं। तो माइक्रोस्कोप का अगर हम डायग्राम बनाए तो ये डायग्राम ऐसा था, आपको याद होगा, और इसमें ये एफओ था और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और इसकी इमेज जो बन रही थी वो यहाँ बन रही थी। इसमें ये जो डिस्टेंस था ये वीओ था और ये वाला डिस्टेंस यूओ था। अब देखिए फॉर्मूले रट लोगे तो कोई फायदा नहीं है, बट अगर समझ के करोगे तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ये जो हमने लिखा है वीओ अपॉन यूओ, इसको हम इसकी जगह अगर चाहें तो लेंस वाला, क्योंकि इसके आगे का रोल नहीं, ऑब्जेक्टिव तो ये है, तो आपको याद होगा मैग्निफिकेशन जब हम लिखते थे, और मैग्निफिकेशन में हमने लिखा था वीओ अपॉन यू, और ये एच डैश और ये एच आया था, यानी साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इसको और एच डैश अपॉन एच तो हम लिख ही सकते हैं। बट इसमें हमें अभी भी कहीं भी फोकल लेंथ का फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा पीछे चले तो आपको याद आएगा, मैंने बताया था एक फॉर्मूला। बोलो भाई, याद आया? इसकी जगह हमने एक ये वाला फॉर्मूला भी लिखा था कि नहीं? जब मैग्निफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, मैग्निफिकेशन जब मैंने पढ़ाया था, कुछ तो बोलो हाँ ना। एक लेंस के लिए मैग्निफिकेशन जब पढ़ाया था, वीओ अपॉन यूओ इक्वल्स टू आई अपॉन ओ, या यहाँ के हिसाब से लिखें तो एच अपॉन ओ, एच डैश अपॉन एच लिखेंगे। तो ये एक फॉर्मूला लिखा था हमने। इसके अलावा एफ ओ माइनस वी और अपॉन एफ ओ, एफ ओ अपॉन एफ ओ प्लस यू नॉट, या एफ ओ माइनस वी अपॉन एफ ओ मैंने अब यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि हम इसके लिए लिखने जा रहे हैं। बताइए। ये दोनों फॉर्मूले बता चुका हूं कि नहीं? दोनों फॉर्मूले मैंने पीछे बताया आपको। ये यहाँ पे लेंस वाले केस में यहाँ क्या आता था? माइनस आता था कि प्लस आता था? मिरर में भी बताया था मैंने ये फॉर्मूला। बोलो। चलिए मैं ही बताता हूँ। अब देखिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये आपका वीओ अपॉन यू, वीओ अपॉन यू को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर इससे रिप्लेस करेंगे तो ये एफ ओ प्लस यू हो जाएगा, राइट, यू नॉट। और अब इसमें फर्दर हम क्या कर सकते हैं, एफ नॉट को कॉमन अगर ले लें तो 1/1, और ये एफ नॉट आ जाएगा। ठीक है, बोलिए। ये हमने इसमें मॉडिफिकेशन कर लिया। अब मॉडिफिकेशन करने के बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ एफओ को बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, अगर इसे हम इंक्रीज कर दें तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म यूओ अपॉन एफओ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर एफओ को बढ़ाओगे तो ये वैल्यू तो इस पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, और 1 प्लस समथिंग, और ये पहले से डिक्रीज करेगा। ध्यान रहे, एफओ को बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन में, बढ़ाया ही ना, क्योंकि पूछा है कि अगर हम, एक सेकंड फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को, 17 वाला, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज। हाँ, फोकल लेंथ को अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, फोकल लेंथ को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा? तो इसमें माइक्रोस्कोप का तो हमें देखना है, टेलीस्कोप का हमें ऑलरेडी पता लग गया, क्योंकि एम की जो वैल्यू है, एम होगा आपका एफ अपॉन एफ ई, एफ अपॉन एफ ई। तो अब देखिए इसमें ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी,
और ये वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो ये ओवरऑल डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये 1 प्लस यू अपॉन एफ ओ, यू अपॉन एफ ओ, तो इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज करेगी, सॉरी ये डिक्रीज करेगी, यू अपॉन एफ ओ डिक्रीज करेगा, और 1 प्लस समथिंग है, ये 1 प्लस समथिंग है, तो नीचे का टर्म छोटा हो गया, तो m की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। m की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज। आपको बात समझ में आई हो? देखो मैं फिर से बताता हूं, यहाँ पे ये एफ ओ की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, एफ ओ की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो ये वाला टर्म छोटा हो गया, और 1 प्लस समथिंग है तो ये छोटा हो गया, ये छोटा होने का मतलब ये बड़ा हो गया। अब ये बड़ा हो गया तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, माइक्रोस्कोप के लिए भी इंक्रीज और टेलीस्कोप के लिए भी इंक्रीज। क्या कहते हो, बोलो बोलो। देखिए इसमें एक चीज और समझने की है कि जब हम ये यूज कर रहे हैं m इक्वल टू 1/1 प्लस यूओ अपॉन एफ ओ, यूओ अपॉन एफ ओ, तो यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जो यूओ की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे, यहाँ पे गौर करिए, ये ऑब्जेक्ट तो रियल ही होगा, तो अगर हम इस हिसाब से जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो आंसर में दोनों चीजें, माइक्रोस्कोप की भी और टेलीस्कोप की, दोनों की इंक्रीज करती है, और कुछ जगह आपको ये आंसर भी मिलेगा, कुछ जगह आपको ये आंसर भी मिलेगा। लेकिन अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे जो प्लस का जो साइन है इसके बारे में नहीं सोचा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रियल है तो यूओ को जब आप रखोगे, ध्यान से सुनिएगा, यूओ को जब आप रखोगे तो ये साइन क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, और ये साइन अगर नेगेटिव बनता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो गौर करिए फिर से एक बार, फिर से एक बार गौर करो, क्योंकि हम रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू की वैल्यू कैसी रखेंगे, नेगेटिव। अब आप सोचो कि ये वाला टर्म एफ ओ बढ़ाया तो ये वाला टर्म छोटा हो गया, और 1 में से छोटा टर्म माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर, और ये बड़ा हो जाएगा तो m की वैल्यू फिर डिक्रीज करेगी, तो उस हिसाब से आंसर यहाँ डिक्रीज आना चाहिए। टेलीस्कोप में तो इंक्रीज ही करेगा, बट मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हम प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पे यूओ की जो वैल्यू है रियल ऑब्जेक्ट ही होगा, माइक्रोस्कोप के सामने रखोगे उसके सामने तो रियल ही होगा, तो ये यू तो नेगेटिव ही आएगा, और अगर यू नेगेटिव आएगा तो अब इसमें ये वाला जो टर्म है, जब फोकल लेंथ एफ ओ बढ़ाओगे तो ये टर्म छोटा हो जाएगा, 1 में से माइनस करोगे तो ये नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने का मतलब ये छोटा हो जाएगा, तो फिर मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, बोलिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ये क्वेश्चन आपको दोनों जगह मिलेगा, दोनों जगह मतलब दोनों तरह से मिलेगा, अलग अलग सोर्सेज में। तो टेलीस्कोप का तो क्लियर हो गया कि टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो इंक्रीज कर रही है। सवाल ये है कि माइक्रोस्कोप भी एक तरह से सोच रहे हैं तो इंक्रीज, और दूसरे तरह से सोच रहे हैं तो डिक्रीज। तो आपको क्या लगता है सही आंसर क्या होना चाहिए फिर इसमें, बताओ। और मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि आपको जो आंसर है अलग अलग सोर्सेज में इसका आंसर अलग मिलेगा, क्योंकि दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, ए वाला या सी वाला। अगर हम पहले के हिसाब से चले, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो आंसर ए हो जाएगा, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो आंसर ए हो जाएगा अगर पहले वाले लेके चलते हैं। लेकिन ये वाला और ये वाला लेके चलेंगे तो आंसर सी होगा। तो आपके हिसाब से ए सही है कि सी सही है? सर तो सी ठीक लग रहा है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि इंक्रीज करेगा तो ए वाला ऑप्शन, और अगर इंक्रीज और डिक्रीज वाला बनेगा तो सी वाला। तो मेरे हिसाब से मैंने कहा ना आपको कि कई किताबों में इसका आंसर गलत दिया है, किताबों के साथ साथ पैकेजेस वगैरह में भी, और मैं बता इसलिए रहा हूँ कि बाद में आप ये कहोगे सर आपने ये बताया था वहां ऐसा दिया था। तो मैंने तो आपको जो समझाना था वो समझा दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हर हाल में रियल ही होगा, और जब आप एम रखोगे तो भैया साइन के साथ तो रखोगे ही रखोगे इसको, और साइन के साथ रखोगे तो ये टर्म छोटा हो जाएगा, माइनस करोगे तो ये ओवरऑल बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो ये डाउन हो गया। तो सही आंसर मेरे हिसाब से जो होगा वो ये वाला होगा कि एम माइक्रोस्कोप की डिक्रीज करेगी और टेलीस्कोप की इंक्रीज करेगी, तो ए वाला आंसर नहीं सी वाला आंसर सही होगा, ठीक है। लेकिन कुछ जगह मैंने ऐसा देखा इस क्वेश्चन का आंसर लोगों ने वही इंक्रीज इंक्रीज दोनों का निकाल रखा है, और इसीलिए पहले मैंने इंक्रीज वाला ही बताया कि इंक्रीज वाला अगर निकालोगे या उसका सॉल्यूशन आप जब देख रहे होगे तो उसके सॉल्यूशन में क्या कर रखा है कि यू को विदाउट साइन रखा है, क्योंकि फॉर्मूला तो ये है, और इसमें जब यू को साइन के साथ रखोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो हमारा जो लॉजिक है वो प्रॉपर है, और लॉजिक ये है कि माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीज करेगी ना कि
इंक्रीज करेगी। तो ये आप देख लो, मैंने आपको बता दिया दोनों पॉसिबिलिटी, लेकिन ए वाला गलत है, ठीक है, सी वाला ही सही है। बाद में आप ये कहोगे सर हमने वहां पढ़ा था एलएन के पैकेज में या उस पैकेज में या उसके पैकेज में। मैं मतलब किसी भी कोचिंग के लिए पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ जगह आपको मिल सकता है इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट मिल सकता है। तो मेरा जो लॉजिक है वो ये है, जो मुझे लगता है प्रॉपर है, विद साइन हमने लिया है। और बाकी लोगों का लॉजिक मुझे नहीं समझ में आता। जब आप चीजें रखोगे, रियल ऑब्जेक्ट होगा ये वाला, तो यू की वैल्यू तो रखोगे ना, साइन के साथ ही रखोगे, साइन के साथ ही रखी जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए इसमें और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, शुरू से ले लेते हैं कुछ एक दो क्वेश्चंस। अब इसमें देखिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज m, एक टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर m है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस ऑफ द टेलीस्कोप इज डबल्ड, इट्स मैग्नीफाइंग पावर विल बी। अब आप देख ही सकते हैं यहाँ से किसकी फोकल लेंथ को डबल कर रहा है ये टेलीस्कोप में, आई पीस की। तो ये फॉर्मूला क्या होता है भैया, FO अपॉन FE, सिंपल वाला ही ले लेते हैं m का। अब ये तो वैसे ही रखा, इसको क्या कर दिया, इसको डबल कर दिया, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज m, इफ द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस की फोकल लेंथ को डबल कर दिया, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, बोलिए, कम हो जाएगी, क्योंकि इसको डबल कर रहे हैं तो मैग्नीफाइंग पावर हाफ हो जाएगी। पहला वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें काफी सारे क्वेश्चन है। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 5। एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब समझ रहे हैं, बीटा अपॉन अल्फा। एंगुलर मैग्निफिकेशन वही मैग्नीफाइंग पावर, ये 5 है, बीटा अपॉन अल्फा, राइट। और फॉर द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आई पीस इज 36 एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है, तो याद आया होगा आपको, ये मैग्नीफाइंग पावर है m, दिस इज f, और ये फॉर्मूला होता था FO अपॉन FE, याद आ गया होगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन 5 FO अपॉन FE, और जो ट्यूब की जो लेंथ है वो 36 दे रखी है, 36, FO प्लस FE 36 दिया है। और ये कब आता है याद है, ये कब आता है, ये दोनों कब आते हैं, जब फाइनल इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी में बने। वो भी कह रहा है कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी में बन रही है, ठीक है। और फोकल लेंथ FO ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ FE ऑफ द आई पीस। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें ये वैल्यू FO अपॉन FE का रेशियो दे देगा और ये भी दे देगा, और फिर आपसे इंडिविजुअली FO और FE की वैल्यू पूछेगा। तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं, FO की वैल्यू 5 टाइम्स FE हो जाएगी, तो 5 टाइम्स FE प्लस FE इक्वल्स टू 36। तो FE की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर और FE की वैल्यू 6, तो ये 30 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर आ गए। और अब ऑप्शन में आप देख सकते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें डी वाला आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा भी था जिस समय मैंने पढ़ा रहा था कि एक रेशियो दे देगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ट्यूब लेंथ दे देगा और फिर उसको इंडिविजुअली वैल्यू को फाइंड करवाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने क्या किया, क्वेश्चन जो था इसमें ये m बीटा अपॉन अल्फा एंगुलर मैग्निफिकेशन दैट इज FO अपॉन FE, यही क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इमेज जो बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है। तो इन्फिनिटी वाले केस में तो यही था मिनिमम मैग्निफिकेशन, और ट्यूब लेंथ 36 दे रखी है। तो बस यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें रखी, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, बाकी आप इसके लगाइए। जो क्वेश्चन अभी आप नहीं कर सकते, रिजोल्विंग पावर मैंने पढ़ाया नहीं है, तो वो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। बहुत अच्छे सवाल है इसमें रिजोल्विंग पावर की, मैंने काफी अच्छे क्वेश्चन रखे हैं इसमें। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वाला है, ये विजन डिफेक्ट के ऊपर है। अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली ओनली अप टू ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। कह रहा है एक आदमी केवल 50 सेंटीमीटर दूर तक की चीजों को ही साफ देख पाता है। 4th वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एक आदमी केवल 50 सेंटीमीटर तक के ही ऑब्जेक्ट को देख पाता है साफ, यानी उसके पहले तो देख लेता है, 50 के बाद नहीं देख पाता। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो विजन है वो दूर का विजन खराब है, उसको नियर साइटेडनेस है। मैंने बताया नाम में कंफ्यूजन है। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, पूछ भी रहा है कौन सा डिफेक्ट है उसको और क्या इसका उपचार क्या है, क्या करना चाहिए। तो कह रहा है हिज आई डिफेक्ट कॉमा नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ आर। तो कैसा डिफेक्ट हो गया, दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई दे रहे, कैसा डिफेक्ट हो गया, मायोपिया। अब मायोपिया वाले ऑप्शन हो गए ए और बी, लेकिन ए और बी में कौन सा होगा, तो आप देखिए उसमें एक में कहा है कॉनकेव लेंस लगेगा, एक में कॉन्वेक्स कहेगा। कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो।
तो आपको क्या लगता है इसमें मायोपिया को दूर करने के लिए मैंने बताया था पावर बढ़ जाती है, उसे कम करने के लिए, पावर कम करने के लिए नेगेटिव पावर का लेंस यानी कौन सा, कॉनकेव। तो बिना कैलकुलेशन के आप इसमें डायरेक्ट ए वाले को टिक कर सकते हैं, मायोपिया और कॉनकेव। और आपको याद होगा जब हमने पावर का फॉर्मूला निकाला था तो ये -1/d आया था, इसमें फोकल लेंथ -d आई थी, और ये d वो डिस्टेंस है जिस तक वो जो फार पॉइंट उसका शिफ्ट होके आ जाता है इन्फिनिटी से, वो 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 50 की हो गई, और उतना भी नहीं करना है क्योंकि हमें सिर्फ ये पता है विजन डिफेक्ट देख के पता लग गया मायोपिया है, उसको ठीक करने के लिए कॉनकेव चाहिए, क्योंकि बी वाले में तो कॉन्वेक्स दे रखा है, वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन 5 और ये सब आप कर लेना। अब इसमें क्वेश्चन 6 आसान है, आप कर लोगे। क्वेश्चन 7 कर लेना, 8 भी ठीक है। और मैं अभी जो बता रहा हूँ क्वेश्चन आप लिख लेना, जो फिलहाल मैं बोलूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10, ये रिजोल्विंग पावर का बहुत अच्छा सवाल है, और 2-3 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना उनमें से एक है क्वेश्चन नंबर 10। अगर कर पाते तो ठीक है, नहीं तो मुझे रिमाइंड करा देना, जब मैं पढ़ाऊंगा तो इस शीट के ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 2-3 और भी है, बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला भी पढ़ लोगे तब भी ये क्वेश्चन नहीं निकल पाते, क्योंकि उसमें हमें कुछ एक मिसिंग चीज है जिसका आइडिया नहीं होता कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। वो अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था जिसमें 2 डॉट थी, ए और बी, तो वहां से एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले को और रिजोल्विंग पावर को, जैसे ये मैंने बताया ना, ये 2 डॉट है, ये ए और बी, तो अगर आप करना भी चाहें तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ थीटा रिजोल्विंग लिमिट होती है, दिस इज दिस अपॉन ये डिस्टेंस। बहुत छोटा एंगल है तो टेन थीटा आप लगा सकते हैं, सो टेन थीटा या आर्क वगैरह का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये डिस्टेंस मान के चलो डी है और ये डिस्टेंस एक्स है, तो टेन थीटा को थीटा कह सकते हैं, बहुत छोटा एंगल होता है ध्यान रहे, टेन थीटा को थीटा कह सकते हैं, और टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने कहा कि सर ये परपेंडिकुलर क्या, तो ठीक है, लेकिन ये क्या बीच में से कर लो, ऐसे करके कोई बात नहीं, तो फिर एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा/2 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है टेन थीटा/2 को थीटा/2 लिखो, और फिर इसको बीच में से खींचोगे तो ये x/2 आ जाएगा और ये d आ जाएगा, तो वो 2 से 2 कट के थीटा की वैल्यू ये मिल जाती है x/d। ये फॉर्मूला और एक जो रिजोल्विंग पावर नहीं, थीटा है ना, तो रिजोल्विंग लिमिट, दोनों फॉर्मूले को जब इक्वेट करके एक नया फॉर्मूला बनता है तब जाके इस तरह के क्वेश्चन हो पाते हैं। रिजोल्विंग लिमिट का ध्यान रहे, थीटा लिमिट है ये टेलीस्कोप में, रिजोल्विंग लिमिट को थीटा से, तो वो जो फॉर्मूला है उसको इसके इक्वल रख के तब सॉल्व करेंगे, तब जाके आगे क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं बता दूंगा, ये फॉर्मूला बच्चे को आइडिया नहीं होता कि ये भी लगेगा उसके साथ, उसी अकेले फॉर्मूले से सोचते हैं, उससे नहीं हो पाएगा, ये फॉर्मूला भी साथ में लेके चलना होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद क्वेश्चन 11 में कह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेज कैसी होती है, इंटरमीडिएट इमेज रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और थोड़ा बड़ी होती है, मैंने बताया था ना, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12th वाले को देखिए, 12th वाले में 2 फिगर बनाए हैं, 4 फिगर है सॉरी, तो उसमें कह रहा है कि इसको देख के बताना है कि ये किस तरह के डिफेक्ट हैं। तो पहले वाले को अगर आप ध्यान से देखो, पहले वाले को अगर ध्यान से देखो तो उसमें कैसा डिफेक्ट नजर आ रहा है, रेज को ज्यादा मोड़ दिया है, रेटिना से पहले ही मोड़ दिया है, यानी कि इसमें फिगर 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नियर साइटेडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नियर साइटेडनेस को, और सेकंड में उसका इलाज किया है कॉनकेव लेंस लगा के। ठीक है, तीसरे वाले फिगर में आप देखो रेटिना के बाद में बन रही है, यानी लेंस पतला हो गया, तो इसमें फार साइटेडनेस है, और इसको दूर करने के लिए चौथे वाले केस में इसका उपचार किया है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया है। तो अब ऑप्शन अगर हम पढ़ें तो पहले में कह रहा है 1 रिप्रेजेंट फार साइटेडनेस, तो वो तो गलत हो गया। 2 करेक्शन फॉर शॉर्ट साइटेडनेस, तो 2 वाला जो है वो ठीक है, क्योंकि उसमें शॉर्ट साइटेड यानी नियर साइटेडनेस या मायोपिया का करेक्शन है, तो ठीक कह रहा है। फिर 3 रिप्रेजेंट फार साइटेडनेस, 3 जो है वो फार साइटेडनेस है, हाँ ठीक है, और 4 करेक्शन फॉर द फार साइटेडनेस, ये भी सही है, लेकिन ऊपर पढ़ो फिर से एक बार क्वेश्चन को, उसमें कह रहा है रॉन्ग डिस्क्रिप्शन, तो 3 सही हो गए और पहले वाला गलत हो गया इसमें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 13 आप कर लेना। इस 13 के बाद 14 वाला क्वेश्चन, फिर ये भी बहुत अच्छा सवाल है, 14 वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी रिजोल्विंग पावर पे, जो अभी मैं ये कॉन्सेप्ट समझा रहा था ना, तो जीप की हेडलाइट वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें ये
15 मैंने करा दिया, 16 करा दिया, 17 करा दिया। इसके बाद 18 वाला जो क्वेश्चन है ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। 18 वाला जेईई मेन में आया 2015 में, इस पर बेस्ड है। ठीक है, क्रोमेटिक एब्रेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था कि क्रोमेटिक एब्रेशन पैरेक्सियल या नॉन पैरेक्सियल की वजह से आता है, नहीं, क्रोमेटिक कलर की वजह से आता है। कलर किस पर डिपेंड करता है? म्यू पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, तो वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ विद कलर। ठीक है, तो ये सी वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरे ख्याल से 20th आप कर लोगे। ये जो 21 वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, रिजोल्विंग पावर का ही है, और इसी फॉर्मूले के साथ वो दूसरा फॉर्मूला लगा के, यानी अब तक कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? एक 10th हो गया, एक मेरे ख्याल से 14 था, और एक 21। ये लिख लेना, अलग से इनको मार्क कर लेना, रिजोल्विंग पावर के क्वेश्चन है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब मैं एक बार पढ़ा दूंगा आपको, तो ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करने, अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और 23। 23 पहले कर लो, 22 में अभी बता रहा हूँ। 22 को मैं इसलिए भी डिस्कस करूंगा कि इस 22 क्वेश्चन जब 2016 में क्वेश्चन जब आया था, तो मुझे अच्छे से याद है कि हमने जिस कोचिंग में मैं पढ़ाता था वहां पे पेपर सॉल्व करके उसको सॉल्यूशन वगैरह पब्लिश करते थे या डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो हमको कहा गया था सेम डे जब पेपर हमारे जिस दिन हुआ संडे को, तो उस समय ये पेपर हमारे हाथ में आया, हमें बुलाया गया कोचिंग में कि सर ये सॉल्व वगैरह करना है पेपर। तो हमने भी सॉल्व किया। भाई आंसर तो तब तक किसी ने रेडी नहीं किया, हमने अपना सॉल्व करके दे दिया। फिर शाम तक या नेक्स्ट डे जब आंसर की आई, हमारी तो सेम डे टाइप हो ही गई थी। फिर कुछ कोचिंग, कोटा की 2-3 कोचिंग, उनके भी सॉल्यूशन आए, दिल्ली की कोचिंग, तो उनमें इस क्वेश्चन के आंसर अलग अलग थे। कुछ के हमारे के साथ मैच कर रहे थे, कुछ का आंसर हमसे मैच नहीं कर रहा था, डिफरेंट था। ठीक है, तो अभी इसमें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये इंसिडेंट, मुझे अच्छे से याद है कि इसके कई कोचिंग ने आंसर डिफरेंट दे रखे थे, और अभी भी आप कोई बुक लगाओगे वहां ये क्वेश्चन मिलेगा, तो हो सकता है आपको आंसर इससे डिफरेंट मिले। तो मैं इसीलिए आपके नोटिस में डाल रहा हूं कि यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो वो जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आंसर ए नहीं होगा सी होगा, वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। दूसरा क्वेश्चन 22, मैं चाहता तो मैं किसी कोचिंग से मैच करा देता। मान के चलिए कि मेरा ऑप्शन जो मैंने दे रखा है वो किसी कोचिंग से, कोटा की 2-3 कोचिंग थी नामी गिरामी, दिल्ली की भी है मेडिकल में जो अच्छी चलती है, नामी गिरामी, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनमें कुछ का हमारे से मैच कर रहा था या हमारा उनसे मैच कर रहा था, कुछ से नहीं कर रहा था। तो मैं ये इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि ये जो 4 कोचिंग मैंने बताई, 3 कोटा की, एक दिल्ली की, इन 4 कोचिंग में से 2 से हमारा आंसर मैच कर रहा था या उनका हमसे कर रहा था, और 2 से नहीं कर रहा था। तो सवाल हम पिक्चर में बाद में आते हैं, नॉर्मली क्या भाई, बड़ी बड़ी कोचिंग कोटा बच्चा जाता है, वहां तैयारी करता है, तो आप देखिए कि वो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर थे, उनके आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर थे। हम तो चलो साइड में आ गए, क्योंकि बच्चे को दिमाग में बड़ी पिक्चर ये होती है कि वहां की कोचिंग है तो अच्छी है, यहाँ लोकल का टीचर तो कुछ नहीं जानता है। एक जनरल परसेप्शन माइंड में बच्चे के होता है, बट बच्चे को पता हो कि भाई टीचर भी वहीं पढ़ा के आया है, टीचर अगर नॉलेजेबल होगा तो वो किसी भी शहर में हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि कोटा में सारे टीचर बहुत अच्छे वहां जाके पढ़ा रहे हैं, या जो सॉल्यूशन बनाते हैं उनमें हर साल गलतियां नहीं निकलती। आप भी जानते हो कि कई कोचिंग के आंसर जब पब्लिश होते हैं, मेडिकल के एग्जाम हो या जेई का हो, तो आप अगले दिन देखो तो अलग अलग कोचिंग के आंसर में वेरिएशन रहता है, एक आध कोई क्वेश्चन में अंतर आता ही आता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ के साथ हमारा मैच कर रहा था और कुछ के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने तो अपना वही आंसर इसमें दिया है, और उसके पीछे मेरा अपना लॉजिक था, और हो सकता है जिनका आंसर हमसे मैच कर रहा था उनका भी यही लॉजिक होगा, कुछ दूसरे लोगों का दूसरा लॉजिक था। तो ये क्वेश्चन 22 थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर आपको मिल सकता है। मैं अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को जस्टिफाई करूंगा। यहाँ पे कह रहा है एन ऑब्जर्वर लुक्स एट ए डिस्टेंट ट्री of height 10 meter with a telescope of magnifying power of 20 to the observer the tree appears। अब इसमें एक लिखा है 10 times taller, 10 times nearer, 20 times taller और 20 times nearer। देखिए टेलीस्कोप का मेन पर्पज मैंने क्या बताया था, माइक्रोस्कोप का मेन पर्पज मैंने क्या बताया था। माइक्रोस्कोप का मेन पर्पज क्या होता है कि चीजों को बड़ी करके दिखाता है, क्योंकि पहले से विजिबल नहीं होती। मैंने कहा ना, और ये इंसिडेंट में आपको जो बता रहा हूँ, कोई ऐसी कोई मन की कहानी नहीं सुनाता हूँ मैं कभी, जो बात है जेन्युइन वो आपको मैं बता रहा हूँ। और इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप किसी दूसरे सोर्स से देखो, मानना ना मानना वो आपकी चॉइस है, मुझे अपना बताना है कि भाई ये ऐसा ऐसा था,
और मैंने इसको ये किया और मेरे सपोर्ट में 2 कोचिंग के आंसर भी थे और 2 कोचिंग ऐसे भी थे जिनसे हमारा आंसर कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा था। तो अब वो आपकी चॉइस है कि आप किसको सही मानो, दैट इज ऑल अप टू यू। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अपना लॉजिक जस्टिफाई कर रहा हूँ। ऐसे ही वो पीछे वाला जो क्वेश्चन था जिसमें टेलीस्कोप की और माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो कुछ लोगों ने आंसर उसका वही दे रखा है कि दोनों इंक्रीज करेंगे, बट मैंने आपको समझाया कि माइक्रोस्कोप का डिक्रीज करेगा और टेलीस्कोप का इंक्रीज करेगा। वो चॉइस आपकी, आप किसको सही मानो, ठीक है, दैट इज ऑल अप टू यू। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसपे हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं भाई हम भी बता रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक है। और ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये पोस्ट भी मैं करता हूँ। तो कोई भी टीचर होगा जब कॉन्फिडेंट होगा तभी आपको ये चीजें बताएगा, ऑन रिकॉर्ड बोलेगा, राइट। तो अभी जो इसमें आप देख रहे हैं कि एन ऑब्जर्वर लुक्स एट ए डिस्टेंस, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन मुझे नहीं करना है तो मैं इस क्वेश्चन को रखता ही क्यों, मुझे तो हटा देना चाहिए था। मैंने रखा ही इसीलिए क्योंकि मैं भी तो कम से कम बताऊं भाई मैं क्या सोच रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं तो सही सोच रहा हूं, ठीक है। तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि टेलीस्कोप का मेन पर्पज क्या होता है, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है कि चीजों को मैग्नीफाई करता है, क्योंकि विजिबल नहीं, बैक्टीरिया आपको नेकेड आई से दिखेगा नहीं, वायरस आपको नेकेड आई से दिखेगा नहीं, तो उसको मैग्नीफाई किया जाता है। एक तो ये पर्पज है, साथ ही साथ रिजोल्व भी करता है। लेकिन जो टेलीस्कोप है उसका मेन पर्पज होता है रिजोल्व करना। अब मून को आप अगर देखते हो तो मून तो आपको पहले से ही विजिबल है, पहले से ही विजिबल है, ऐसा थोड़ी मून दिखाई नहीं दे रहा है और फिर माइक्रोस्कोप लगा के पहले मून ढूंढा जाए फिर उसको बड़ा किया जाए। तो आप देखते हैं या स्टार्स वगैरह भी नजर आते हैं, तो नो डाउट ये बड़ा करता है, लेकिन बड़े से ज्यादा ये चीजों को पास लाता है, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर में क्या होगा, पास ले आएगा। और उसके साथ साथ पास जब कोई चीज आ जाती है तो बड़े साइज की नजर आएगी, नेचुरल सी बात है। पास जब आ जाएगी तो बड़े साइज की नजर आएगी। तो आपने कहा सर इसमें तो फिर दोनों ऑप्शन हो जाएंगे कि मैग्नीफाइंग पावर 20 है तो 20 गुना बड़ा और 20 गुना पास, फिर टिक किसको करें। तो क्योंकि सिंगल ऑप्शन है तो यू हैव टू टिक, चूज द बेस्ट। और दूसरा ये है कि मैंने आपको बताया अभी जैसे इसमें क्वेश्चन जो ऊपर था ये मैंने कहा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम आगे करेंगे, क्वेश्चन 21 वाला। तो क्वेश्चन 21 रिजोल्विंग पावर के ऊपर ही बेस्ड है, आप इसको एक बार पढ़ लो। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3.86 into 10 to the power 5 किलोमीटर। अब इसमें ये जो डिस्टेंस डी है ना, ये यहाँ पर हम डी डिस्टेंस ये वाला लेके चलेंगे अर्थ और मून के बीच में। यहाँ पे मान लीजिए मून है और मून पे ये 2 पॉइंट है ए और बी, जिनको रिजोल्व करना है। इसको पूछ रहा है कि जो टेलीस्कोप हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे कह रहा है द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ मून, ये 2 पॉइंट के बीच में कम से कम कितना डिस्टेंस होगा एक्स, कि हम इस टेलीस्कोप से देखें। कौन से वाले टेलीस्कोप कह रहा है, एक टेलीस्कोप है जिसका डायमीटर 5 मीटर है और लेमडा यानी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, तो वो डिस्टेंस एक्स कम से कम कितना होगा, ठीक है, टेलीस्कोप। तो अब यहाँ पे देखिए मून तो हमें वैसे ही नजर आ रहा है, तो टेलीस्कोप जो हम यूज कर रहे हैं उसका फायदा क्या हुआ, वो जो रॉक्स है उसके सरफेस पे जो यहाँ से हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रही और अलग अलग नहीं दिखाई दे रही, सब कुछ ब्लर सा दिखाई दे रहा है, उसको क्लियर दिखाएगा, दोनों रॉक्स अलग अलग नजर आएंगी, तो वो डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये जो अलग अलग दिखाना है ये क्या है, रिजोल्विंग पावर है। तो मेन काम क्या होता है टेलीस्कोप का, चीजों को रिजोल्व करना। और एक चीज मैं बता दूं, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक होता है आपका आई लेंस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस ही रिजोल्व करने का काम करता है। आपको मैंने बताया ना, रिजोल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ना कि आई लेंस। अब यहाँ एक बात और समझ लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है और अगर आप सुन रहे हो ठीक से तो एक पॉइंट और लिख लेना, पहले समझ लो कि अगर टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस 2 ऑब्जेक्ट को अलग अलग रिजोल्व नहीं कर पाया, अलग अलग रिजोल्व नहीं कर पाया, तो आई लेंस कभी भी उनको रिजोल्व नहीं कर पाएगा। रिजोल्व करने का काम किसका होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का होता है। इस बात को हिंदी या इंग्लिश में जो आपको अच्छा लगे या मिक्स करके लिख सकते हो। रिजोल्व करने का काम किसका होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का। इफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द टेलीस्कोप फेल्स टू रिजोल्व 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, देन इन नो वे आई लेंस कैन रिजोल्व देम फर्दर। और अगर आपको डायग्राम याद हो तो डायग्राम में जैसे हमने ये बनाया और ये बनाया, तो इसमें देखिए इसने तो क्या किया, यहाँ पे ये जो इमेज बनाता है, ठीक है, उसके बाद ये पता है क्या करता है, ये इसे मैग्नीफाई कर देता है। तो ये जो इंटरमीडिएट इमेज बनी थी इसकी बड़ी इमेज यहाँ बनती है, इससे और बड़ी। तो मैग्नीफाइंग इसकी वजह से हुआ और रिजोल्व इसकी वजह से हुआ। आप सोच रहे हैं कि ये रिजोल्व नहीं कर पाए तो ये कर लेगा, कभी नहीं कर पाएगा। रिजोल्व करने का काम आई
सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस का होता है। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस रिजोल्व नहीं कर पाया तो आई लेंस तो कर ही नहीं सकता, आई लेंस उसको बड़ा कर देता है, ये इंटरमीडिएट इमेज को और बड़ा कर देता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन 21 जैसे मैंने बता दिया कि टेलीस्कोप का पर्पस चीजों को बड़ा करना नहीं होता, उनमें रिजोल्व करके दिखाना होता है क्लैरिटी के साथ। मून का सरफेस या किसी प्लेनेट का सरफेस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, नो डाउट जब कोई चीज पास आ जाएगी, जब कोई चीज पास आ जाएगी और रिजोल्व हो जाएगी तो आपको उसका बेहतर व्यू मिलेगा, क्लियर पिक्चर मिलेगी। ठीक है, तो रिजोल्व करने का क्वेश्चन जैसे ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो है 22 मैंने उसी हिसाब से रखा है। तो इसमें जब हम टेलीस्कोप जिसकी मैग्नीफाइंग पावर 20 है, ध्यान रहे मैग्नीफाइंग पावर 20 है, तो वो क्या 20 गुना बड़ा करके दिखाएगा या 20 गुना पास दिखाएगा? तो हम ये कहेंगे 20 गुना पास दिखाएगा, 20 टाइम्स नियरर, न कि 20 टाइम्स टॉलर। हाँ, ये फैक्ट है कि जब पास आ जाएंगी चीजें तो हमको वो कैसी नजर आएंगी? बड़ी नजर आएंगी। तो नो डाउट टेलीस्कोप से जब देखते हैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बड़ा नहीं नजर आएगा, बड़ा भी नजर आएगा, बट इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो 20 टाइम्स नियरर होना चाहिए, न कि टॉलर। अब इसमें कुछ लोगों ने 20 टाइम्स टॉलर भी टिक कराया था, जो मैं कह रहा हूं कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर था। ऑब्वियस सी बात है, ए और बी तो आंसर होने से रहे, है ना, ए और बी आंसर तो होने से रहे। मैग्नीफाइंग पावर 20 दी है तो दो ऑप्शन में ही डाउट था, सी या डी। तो हमारा जो आंसर इसमें 20 टाइम्स नियरर यानी पास उसको ले आया। और बाकी ध्यान रहे मैग्नीफाइंग पावर वर्ड यूज किया, रिजोल्विंग नहीं। रिजोल्विंग का केस फिर अलग आता, रिजोल्विंग पूछता था जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था। ठीक है, इसके बाद 23 देखो, नीट का सवाल है, 2013 में आया है। ठीक है, और कह रहा है एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड हाई एंगुलर रेजोल्यूशन। अब दोनों चीजें डिमांड कर रहा है, इसको मैग्नीफाइंग पावर भी ज्यादा चाहिए, लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब लार्ज मैग्नीफाइंग पावर, और लार्ज रेजोल्यूशन भी चाहिए। तो मैंने आपको, अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़ो, मैंने कल की पूरी क्लास इस पे दी और एक एक चीज लिखाई है। मैंने कहा था कि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका अपर्चर भी, और लिखाया है मैंने, लिखाया था पॉइंट वाइज कि जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा करने का फायदा जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? मैग्नीफाइंग पावर में। आप नोट चेक करो अगर किया होगा, और नहीं नोट किए ये चीजें, केवल सुन लिया, तो आप वीडियो अपलोडेड है, आप जाके एक बार देखो और उसको नोट करो, क्योंकि देखिए नीट 2018 का क्वेश्चन है ये। अब इसमें मैग्नीफाइंग पावर बढ़ानी है तो फोकल लेंथ बढ़ाई जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस की, और रिजोल्विंग पावर बढ़ानी है तो डायमीटर बढ़ाया जाता है। यही चीज मैं आपको कल से समझा रहा हूं, और आज की क्लास में पढ़ाना तो कुछ था ही नहीं, ये शीट डिस्कस करनी है। लेकिन इस शीट को डिस्कस करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। बहुत अच्छे सवाल है इसमें, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या रिफ्रैक्टिंग वही लेंस वाले। ठीक है, तो क्या आंसर इसमें होना चाहिए? मैंने आंसर अभी आपको दिखाया नहीं, क्या आंसर हो सकता है इसमें? बोलिए, बोला करो यार, क्लास में कम से कम एक्टिव तो रहो। एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन, मतलब लार्ज मैग्नीफाइंग पावर है, और हाई एंगुलर रेजोल्यूशन, वही रिजोल्विंग पावर हाई चाहिए। तो रिजोल्विंग पावर बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ता है बताया ना अभी मैंने आपको, डायमीटर। और मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? फोकल लेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। ये मैंने आपको क्लियरली बताया था, फोकल लेंथ बढ़ाने से। और मैंने ये भी कहा था कि टेलीस्कोप का जो डायमीटर है अपर्चर का और फोकल लेंथ है वो इससे, ये रहा फिगर, इससे कम ज्यादा होती है। ये आई लेंस है, इससे दोनों ज्यादा होती है, और डिफरेंस भी काफी ज्यादा होता है। काफी ज्यादा का जैसे अभी ये लिखा हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर 5 टाइम्स मिल रही, तो इसकी फोकल लेंथ इससे 5 गुना है। जबकि माइक्रोस्कोप में इन दोनों में अंतर ज्यादा नहीं होता। एक तो ये वाला जो लेंस है ये इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है। कहने का मेरा मतलब है कि जो आई लेंस होता है माइक्रोस्कोप में, फिर से सुन लो, अब जैसे टेलीस्कोप में पूछ लिया, माइक्रोस्कोप में आई लेंस की फोकल लेंथ और अपर्चर दोनों ही बड़े होते हैं। ठीक है, और उधर साइड में ऑब्जेक्टिव के छोटे होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा होता है उसको हम देखने के लिए। दूसरा क्या है, ब्राइट इंटेंस करने के लिए एक नीचे लाइट वगैरह भी लगा देते हैं, आपने देखा होगा, ब्राइट, और उसको लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे फर्दर, तो ये जो लेंस है ये टेलीस्कोप में बड़ा होता है, ज्यादा डायमीटर होता है इसका अपर्चर का, और फोकल लेंथ भी ज्यादा होती है, जबकि इसकी कम होती है। माइक्रोस्कोप में उल्टा होता है। फिर मैंने ये भी बताया था, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि टेलीस्कोप बनाने के लिए घर में मान लीजिए आसानी से या लैब में इजीली
माइक्रोस्कोप अवेलेबल हो जाता है। तो माइक्रोस्कोप की वो जो ट्यूब होती है जिसको ऊपर नीचे करके हम देखते हैं, ऊपर मैंने बताया था यहाँ पे आई लेंस होता है, नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। तो उस ट्यूब को निकाल के और उल्टा पकड़ लिया, जैसे ये ट्यूब निकाली आपने, नीचे क्या था इसमें ऑब्जेक्टिव था, ऊपर आई लेंस था, और ये माइक्रोस्कोप में आई लेंस बड़ा होता है इसके कंपैरिजन में, अपर्चर भी और फोकल लेंथ। तो आपने क्या किया, इसको पलट के ऐसे, और टेलीस्कोप के लिए इस्तेमाल करना चाहो तो अच्छा काम करेगा, नहीं करेगा। कारण ये है कि इनकी फोकल लेंथ में टेलीस्कोप में तो काफी अंतर होता है, काफी अंतर होता है। माइक्रोस्कोप में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, माइक्रोस्कोप में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन 24, ये चौथा सवाल है जो रिजोल्विंग पावर के ऊपर बेस्ड है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीट 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन जेई मेन 2019 में दिया है, बिल्कुल मिलता जुलता ही, बस डेटा डिफरेंट है। और ये क्वेश्चन देने का पर्पज ये है कि आप देखिए इसमें सबसे जो काम की चीज है और समझने वाली बात है वो ये है कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो पूछा है, यानी रिजोल्विंग पावर का रेसिप्रोकल, रिजोल्विंग लिमिट वो पूछा है। तो वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए जो अभी आपको नहीं करने हैं। एक बार मैं रिजोल्विंग पावर पढ़ा दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर थ्योरी डीप में पढ़ी होगी तो मैंने कहा ना, रिजोल्विंग पावर किताबों से पढ़ लो, लिमिट पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं निकलने वाले। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना अलग से, ये फॉर्मूला और आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन हो पाते हैं। तो इसमें हालांकि ये 24 में जरूरत नहीं पड़ेगी इस फॉर्मूले की, 24 में इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, वो सीधे डायरेक्ट उसी से हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है 21 मून वाला, और एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जैसे बड़ी दूर की चीजों को, मून को, स्टार्स को जब देखते हैं तो हमें हाई रिजोल्विंग पावर का टेलीस्कोप चाहिए होता है जिसमें अपर्चर का डायमीटर ज्यादा हो। तो आप देखेंगे कि इसमें 5 मीटर अपर्चर का डायमीटर लिया है, 5 मीटर। इंडिया के पास तो है ही नहीं, लेकिन अगर किसी कंट्री में 5 मीटर अपर्चर का होगा तो मून के सरफेस को हम ज्यादा क्लैरिटी के साथ देखेंगे। और इसका जो आंसर आता है ना वो बी वाला आंसर आता है, यानी 2 रॉक 56.5 मीटर के डिस्टेंस पे अगर हैं, 2 रॉक 56 कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं होता, 50 मीटर 56 मीटर कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं, इतनी दूर पर रॉक हमें क्लियर दिखाई देंगी इस टेलीस्कोप से। और अगर और पास रॉक को देखना होता तो हम 5 मीटर जो फोकल लेंथ इसकी डायमीटर है अपर्चर का, उसको और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, राइट। इसी में ये वाला जो क्वेश्चन है 18 वाला क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने कहा एक तो 21, पीछे 24 चला गया, एक 18, और 18 के बाद एक ये वाला 14 वाला क्वेश्चन, और एक ये 10 वाला जीप वाला। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अभी इन एग्जाम्पल को आपको रिजोल्विंग पावर में अगले वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो खत्म हो चुका है, वेव ऑप्टिक्स में कल शुरू करूंगा। कल टाइमिंग आपकी वही रहेगी सुबह वाली, ठीक है, 8 से रख लेते हैं, 8 to 9:30 रख लेते हैं। फिर उधर आपका टेस्ट है दोपहर में 12 से 2, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का है। बायो वाले सर का मैंने अभी आपको बताया था, थोड़ा उनकी कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो नहीं हो पाया है। तो नेक्स्ट वाले टेस्ट से बायो का भी हो जाएगा। तो कल आपका टेस्ट का टाइम 12 से 2 है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के 45 वही ऑनलाइन होगा। सॉफ्टवेयर वाला तरीका बताई दिया, सॉफ्टवेयर से आप देंगे। जीमेल आईडी वगैरह आपने मुझे दे ही दी है। अगर अभी भी किसी बच्चे की रह गई हो और अभी इस समय क्लास कर रहा हो जीमेल आईडी, तो वो अपडेट कर देगा, दे देगा मुझे, तो मैं आज शाम को अपडेट करा दूंगा ऑपरेटर से, ठीक है। तो पेन पेपर में तो मैं बाद में आपको प्रोवाइड कर ही देता हूँ, आंसर की वगैरह, ठीक है। और कल हम इसमें फिर सुबह की जो क्लास होगी उसमें वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, जिसमें मैंने आपको हाइगन की थ्योरी बताऊंगा। और हाइगन की थ्योरी जो मैं आपको बताऊंगा वो जो आपने पढ़ी है उसमें कुछ अच्छी और नई बातें बताऊंगा जिनमें क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। और वो नहीं कि हाइगन की वेव थ्योरी में वेव फ्रंट क्या होता है इसकी कोई डेफिनेशन, वो नहीं बताऊंगा, थोड़ा अलग बताऊंगा। और क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे, बहुत अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस बताऊंगा, कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं। फिर उसमें हम आगे सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, और फिर तब आएंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उसमें करीब 2-3 दिन का टाइम तो लगता ही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये 10th वाला जो मैंने बताया हेडलाइट की जीव वाला, एक क्वेश्चन ये आपका 14 वाला AIEEE में आ चुका है, और एक क्वेश्चन ये आपका 18 वाला, और एक ये 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और फिर ये रिजोल्विंग लिमिट में 24, ठीक है। 25 भी क्वेश्चन जो है ये भी रिजोल्विंग लिमिट का ही क्वेश्चन है। इसमें एक वर्ड यूज किया है, अगर आप पढ़ें तो वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर माइक्रोस्कोप का क्या होता है ये मैं आपको आगे ही बताऊंगा। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो उसमें रिजोल्विंग पावर, रिजोल्विंग लिमिट में एक टर्म आता है म्यू साइन थीटा। म्यू साइन थीटा जो आता है
उसी को न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको जब पढ़ा दूंगा, क्योंकि उसके लिए डिफ्रैक्शन पहले समझना जरूरी है। दोनों के लिए, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, पढ़ाने को फॉर्मूले बता दो लेकिन डिफ्रैक्शन जरूरी है, ठीक है। तो ये शीट आपकी कंप्लीट हो जाती है, आंसर वगैरह ये है ही आपके पास, तो ये क्वेश्चन आप लगा लेना और आंसर वगैरह अपना टैली कर लेना। मैंने आपको बता भी दिया है, जैसे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आपको डिफरेंट मिलेंगे। एक क्वेश्चन ये वाला था, कौन सा, 22 था, 22 का डी आंसर है, देखिए 22। और मैंने कहा कई कोचिंग ने इसका आंसर गलत दे रखा था, और मैंने ये भी बताया कि आपको कुछ किताबों में इसका आंसर गलत मिलेगा, और मैंने ये भी कहा कि कुछ कोचिंग के ऑप्शन और हमारा ऑप्शन मैच कर रहा था जब सॉल्व किया था 2016 में, और कुछ का कॉन्ट्राडिक्टरी था। इसके अलावा एक ये वाला जो क्वेश्चन था ऊपर, ये वाला 17 AIPMT यानी नीट का ही है, नीट में 2014 में जो आया था, तो इसका आंसर कुछ जगह ए दे रखा है और मैंने आपको समझाया कि सी आंसर होगा। तो 17 का आंसर देखिए सी हमने इसमें रखा है। बाकी अगर आपको कहीं किसी दूसरे सोर्स में अगर मिलता है, हो सकता है वहां ए हो, मेरे हिसाब से वो गलत है, और क्यों गलत है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, और कल क्लास का टाइम यही रहेगा सेम, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेव ऑप्टिक्स।